नमस्कार। प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 19 दिनों से जाटों का शांतिपूर्ण धरना जारी है। मांगों को लेकर सरकार और जाटों के बीच एक दौर की वार्ता भी हो चुकी, लेकिन दूसरे दौर की बातचीत को लेकर भारी कंफ्यूजन दिखाई दिया। जब सरकार की तरफ से एक पत्र जारी किया गया, उसमें जाट नेताओं के सीएम से मुलाकात का जिक्र था। दोनों पक्षों के बीच बातचीत के लिए गुरुग्राम की जगह भी सुनिश्चित थी। तय वक्त और जगह पर कुछ जाट नेता पहुंच भी गए, लेकिन वहां जाकर पता चला कि जाट नेताओं को नहीं बल्कि बीजेपी के जाट नेताओं को सीएम से बातचीत के लिए बुलाया गया था। इसके बाद जाट नेताओं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी दिखाई दी। हालत यहां तक पहुंच गई कि सरकार को मामले में सफाई देनी पड़ी कि कम्युनिकेशन गैप के चलते यह सब कुछ कंफ्यूजन हुआ। खैर, जैसे तैसे जाट नेता वहां से गए तो सीएम ने जाटों की मांगों को लेकर अपनी पार्टी के नेताओं के साथ मैराथन मंथन किया। जाटों की मांगों को लेकर मंत्रियों का मत भी जाना। मंथन के बाद मंत्री ओपी धनखड़ बाहर निकले। कांग्रेस सरकार के वक्त में दिए गए आरक्षण को कोसते दिखे। उधर रोहतक में धरना स्थल पर पहुंचे यशपाल मलिक ने साफ कर दिया कि जब तक सरकार के मंत्री अपनी बयानबाजी बंद नहीं करते, तब तक सरकार से कोई बातचीत नहीं होगी। यशपाल मलिक सीएम के साथ बातचीत को लेकर भी भड़कते हुए दिखाई दिए। उधर बातचीत को लेकर खड़े हुए पूरे कंफ्यूजन ने कई सवाल खड़े किए हैं। मसलन इतने गंभीर मसले पर आखिर किस तरीके की प्रशासनिक लापरवाही, कैसा कंफ्यूजन, प्रशासन की तरफ से इतना बड़ा कंफ्यूजन आखिर कैसे खड़ा हो सकता है, और ऐसे में तमाम सवालों को लेकर आज हम करेंगे बड़ी बहस। जिस मुद्दे की गंभीरता का अंदाजा सभी को है, सोचिए जरा कि आखिर उस पर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे। क्या वाकई एक अधिकारी की सिर्फ ये गलती है, गलती की वजह से कंफ्यूजन हो गया? सवाल आपके सामने है। गंभीर मुद्दे पर प्रशासनिक लापरवाही आखिर क्यों हुई? आखिर किस तरीके से इस पर जस्टिफाई किया जा सकता है ये कहकर कि हां ये सिर्फ कंफ्यूजन है? क्या वाकई ये कंफ्यूजन था और अधिकारी ने इतना गैर जिम्मेदाराना आखिर किस तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट किया? बातचीत के लिए अगर सब तैयार हैं तो बात अटक कहां पर रही है, सवाल यह भी है। और पूर्व सरकार के फैसले को कोसने का अब क्या फायदा, क्योंकि अब तो आप सत्ता में हो और आप ही को जो करना है। सरकार मंथन तो कर रही है, लेकिन जिस तरीके से खेमे बटे हुए हैं जाटों में भी, और वहां पर जो गुट की बात होती है और उसमें अलग अलग तरीके की बयानबाजी आती है, खासतौर से यशपाल मलिक जो कि दिन प्रतिदिन भड़कते दिखाई दे रहे हैं और आज भी भड़के। उन्होंने सीएम के साथ साथ यहां पर यह कह दिया कि पहले अपने मंत्रियों को चुप कराइए, बयानबाजी बंद कराइए, और उसके बाद बातचीत की संभावना दिखती है। भड़कते हुए अंदाज में उन्होंने ये तमाम बातें कही। तो तमाम कंफ्यूजन के बाद सीएम की बीजेपी के जाट नेताओं के साथ बैठक हुई। बैठक के बाद ओपी धनखड़ बाहर निकले और कहा कि शांति, सौहार्द, नौकरी और आर्थिक मदद की बात कहते उन्होंने सुनाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस दरअसल इस सब के लिए जिम्मेदार है। प्रकार के सुझाव उस समय समाज ने दिए थे, उन सभी सुझावों को शामिल करते हुए आरक्षण दिया। कांग्रेस सरकार जिस प्रकार से एनसीबीसी आयोग के नकार के बाद और उस नकार का भी कोई जवाब नहीं देते हुए जिस तरह से वो आरक्षण कांग्रेस ने चलते चलते और एक कच्चा आरक्षण दिया था, उसकी तुलना में, और हरियाणा में भी वो बीसीसी में नहीं रख पाए थे, स्पेशल कैटेगरी में उन्होंने दिया था, उसकी तुलना में हमने जैसा समाज ने कहा उस रूप में समाज को आरक्षण दिया। भी लोगों की मृत्यु इस आंदोलन के दौरान हो गई। उन सब के परिजनों को आर्थिक सहयोग किया जाए। सरकार ने सभी के परिजनों को आर्थिक सहयोग कर दिया है। नौकरी सभी के परिजनों को दिया जाए। सरकार पूरी तरह से ओपन है। जिन जिन्होंने भी एप्लीकेशंस दी हैं सबको नौकरी दे दी गई है। बाकियों के लिए भी सरकार प्रतीक्षारत है, वो आएं और नौकरी करें। सरकार की तरफ से कोई उसमें हिच नहीं है। आंदोलन के जितने भी मुकदमे हैं, उस आंदोलन के मुकदमों के बारे में भी सरकार पूरी तरह से, क्योंकि आंदोलन हम भी करते रहे हैं, भिन्न तरह के आंदोलन करते रहे हैं। आंदोलन के मुकदमे हम लोगों पर भी होते रहे हैं, पिछली सरकारों में भी आंदोलन होते हैं। तो उन सब प्रकार के आंदोलनों के मुकदमों की वापसी के बारे में भी सरकार पूरी तरह से ओपन है। 1500 मुकदमे वापिस हुए हैं, 622 के आसपास हैं। सरकार ने बातचीत के सारे दरवाजे खुले रखे हैं। संविधान की सूची हाँ, जो संविधान की 9th शेड्यूल वाला विषय है उस पर भी सरकार उसको आगे बढ़ा रही है। तो ये बैठेंगे तो उस नाते से उसमें भी कि
एंड शेड्यूल्स में डाला जाए, उसकी सिफारिश कर रही है। तो सरकार सभी विषयों पर ओपन है, लोग आए, बातचीत करें, कमेटी के सामने आए। बाकी सब भी जो कोई अपना बात समाज में से रखना चाहता है, बाकी भी जो नेतृत्व है वो भी अपनी बात रखे। इधर बीजेपी के जाट नेताओं संग बैठक में पहले कंफ्यूजन भी खूब दिखा। पहले खबर यह थी कि सीएम जाट नेताओं से मिलने वाले हैं, फिर बाद में मालूम पड़ा कि गलत जानकारी सिर्फ कम्युनिकेशन गैप की वजह से जारी हुई। हाँ, ये मैं बिल्कुल स्वीकार करूंगा इसको कि एक कंफ्यूजन हो गया था। इसको कम्युनिकेशन का कंफ्यूजन कहेंगे। कार्यकर्ताओं की ही बैठक है। वो कार्यकर्ता और खासतौर पे वरिष्ठ कार्यकर्ता जो इस वक्त प्रदेश के अंदर आंदोलन चल रहा है और जहां जो संवेदनशील जिले हैं या इलाके हैं वहां के तमाम सब कार्यकर्ता और बाकी आपके सामने आपने देखा भी होगा चौधरी बीरेन्द्र सिंह, धर्मवीर जी, साथ में धनखड़ जी, अभिमन्यु जी, बराला जी और मुख्यमंत्री जी, तमाम सब लोग यहाँ पे उन कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को या बैठक को संबोधित कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। एक कंफ्यूजन हुआ था, इसीलिए मैं आप सबके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि वो कंफ्यूजन मैं दूर करना चाहता हूँ। ये बैठक जो है पार्टी की बैठक है, पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक। सरकार कम्युनिकेशन गैप के कंफ्यूजन में बिजी दिखी तो उधर कांग्रेस ने अपने वक्त में दिए आरक्षण की तारीफ करते हुए सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए। ऐसा मेरे को मालूम नहीं, लेकिन अगर इन्होंने पिछली बार जो समझौता किया था उसमें क्या इन्होंने ये कहा था? अगर समझौता किया था तो उसको लागू करना चाहिए। ये तो सरकार को पूछ सकते हैं आप, लेकिन मेरा ख्याल है नीयत ठीक नहीं है सरकार इस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी ने तो हमने सब में सबको हमने रिजर्वेशन दी थी और हर वर्ग को दी थी, ना किसी को छेड़ा ना किसी को छोड़ा। जो वर्ग जिनकी रिजर्वेशन नहीं थी, चाहे वो मेरे पंजाबी भाई हैं, चाहे बनिए भाई हैं, चाहे ब्राह्मण भाई हैं, चाहे राजपूत भाई हैं, उनकी भी 10% रिजर्वेशन थी आर्थिक आधार पर। तो सब खुश थे और सब इस चीज का लाभ उठा रहे। सरकारी कंफ्यूजन के बीच जाटों ने अब साफ कर दिया है कि सरकार से अब किसी भी तरह की बातचीत तभी होगी जब सरकार के मंत्री बयानबाजी बंद कर देंगे। सरकार ने जो साजिश रची थी वो ये रची थी कि दोहरी वार्ता खोल दें और वार्ताओं में कंडीशन डाल दें और जिस तरह के बयानबाजी 11 तारीख की मीटिंग के बाद और 14 तारीख की कैबिनेट के बाद आए थे वो समाज को मंजूर नहीं थे। जब सरकार ने एक कमेटी बना दी थी तो उस कमेटी को बयान देने थे, उस कमेटी को बात करनी थी और उस कमेटी के माध्यम से ही आगे बढ़ना था। तो इन सब चीजों को लेकर इस साजिश का जब हमें पता लगा कि सरकार इस साजिश को रच रही है तो हमने ये निर्णय लिया कि जब तक कंडीशनल बात बंद नहीं होगी, जब तक सरकार खुले मन से बात नहीं करेगी, हम लोग बिल्कुल वार्ता नहीं करेंगे। और सरकार ने जब कमेटी बना दी तो दूसरे लोगों का उस बारे में बयान देने का क्या मतलब? इन्हीं बातों से जाट समाज नाराज था। सब धरनों से सभी लोगों के फोन आ रहे थे कि सरकार जब तक दादागिरी दिखाए तब तक कोई बात ना की जाए। जी हाँ, यशपाल मलिक को आप सुन रहे थे। यशपाल मलिक जिनको हर समय साजिश की बू आती है, उनका कहना है कि दोहरी बातचीत करने की तैयारी थी और उसके जरिए बांटने की तैयारी थी। उनका यह भी कहना है कि हम अब कतई बातचीत नहीं करेंगे तब तक जब तक मंत्रियों की बयानबाजी ना बंद कराएं। लेकिन आज कंफ्यूजन की वजह से ही जो कुछ हुआ, लेकिन उसमें तमाम जाट नेता फिर भी पहुंच गए थे। जिस तरीके की बात कर रहे थे आप यशपाल मलिक साहब, ऐसा नहीं है, तमाम लोग वहां पर पहुंचे थे। बहरहाल प्रशासनिक लापरवाही ये किस तरीके की और कैसे है, इसका किस तरीके से समाधान निकल सकता है और क्या वाकई इसमें एक बड़ी चूक हो गई थी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो में इस वक्त राजीव जेटली साहब, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत स्वागत है राजीव जी आपका। मेरे साथ इस वक्त भगत सिंह दलाल साहब, जाट नेता हैं सांगवान गुट के, बहुत स्वागत है आपका। रोहतास हुड्डा साहब हैं, जाट नेता मलिक गुट के, बहुत स्वागत है आपका। और अशोक मलिक साहब, खाप नेता है हमारे साथ दहिया खाप से, बहुत स्वागत है अशोक मलिक खाप से, तो हमारे साथ वो भी है, बहुत स्वागत है आपका भी। और चंडीगढ़ से हमारे साथ रविंदर सिंह ढुल साहब, प्रवक्ता इनेलो के हैं, और स्वागत है ढुल साहब आपका। रंजीता मेहता जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जोड़ी हैं प्रवक्ता, बहुत स्वागत है रंजीता जी आपका। सबसे पहले राजीव जेटली साहब, मैं आपसे शुरुआत करता हूं, बाकी मसलों पर तो बाद में जाएंगे। बड़ी कंफ्यूज सी सरकार है, ऐसे कैसे चलेगा? अतुल प्रताप जी, जो बात आपने कही है कि कन्फ्यूज़न हो गई थी, कन्फ्यूज़न का मतलब ही यही है कि अब मैं अगर उसका जवाब दूंगा तो उसका जवाब भी केवल इतना ही निकलेगा कि कन्फ्यूज़न हो गई थी एक अधिकारी द्वारा, जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे गणमान्य मंत्रियों ने
संगठन के साथ बैठक करनी थी, वो कहीं कंफ्यूजन हुई, उन्हें ऐसा लगा कि शायद जाट समाज के लोगों के साथ बात करनी है, तो वो बात इस तरीके से निकली। फिर से मैं आपको बोलूँगा, ये कोई बहुत लंबी चर्चा इसके ऊपर मैं नहीं कर सकता, और कोई स्पष्टीकरण देना तब जस्टिफाइड हो जाता है जब हम ये कहें कि कन्फ्यूज़न नहीं हुई थी। जब इस बात को एडमिट ही कर लिया गया है तो इसके आगे मेरे को लगता नहीं मैं कुछ कह पाऊंगा कि कैसे कन्फ्यूज़न हुई, उस अधिकारी ने क्यों इस तरीके से इनविटेशन भेज दिया, जबकि ये बैठक केवल संगठन की थी और हरियाणा की स्थितियों के ऊपर चर्चा करने के लिए। ठीक है, क्या कहेंगे आप भगत सिंह दलाल साहब इस कंफ्यूजन पर, जिसको ये कह रहे हैं कि एडमिट ही कर लिया है? नहीं, देखिए ये तो इनकी पार्टी के अंदर की बात है कन्फ्यूजन का, लेकिन मुझे लग रहा है कन्फ्यूज इससे ऊपर का भी है। कभी सरकार कहती है हम बात करेंगे, कभी कहते हैं नहीं करेंगे, कभी मंत्री इनके कुछ और बयान देते हैं, तो कन्फ्यूजन तो दोनों ही साइड में है। पहले जहाँ तक हमारे आंदोलनकारी में अभी यशपाल मलिक जी जो अपना आंदोलन चला रहे हैं, उन्होंने जब आंदोलन शुरू किया था तब उन्होंने कहा था हम सरकार से कोई बात नहीं करेंगे, हमारी जो मांगे हैं वो सरकार को पता है। 3 बार जो मांगे मानी नहीं गई हैं, और चौथी बार भी जो आंदोलन शुरू हुआ था तो उन्होंने कहा था कि हम सरकार हमारी मांगे पूरी कर दे, हम अपने घर चले जाएंगे। लेकिन उसके बाद फिर बातचीत हो जाती है इनकी, बातचीत होने के बाद आज फिर कहते हैं जी हम बातचीत नहीं करेंगे। ऐसे ही सरकार का हाल है। तो ये तो जाटों के साथ दोनों कंफ्यूज नहीं, जाटों के साथ काफी समय से ये सभी पार्टियां कंफ्यूज हैं, और इन्होंने जाटों को भी कंफ्यूज किया हुआ पिछले 8 साल से। मलिक साहब? नहीं, मलिक साहब का तो आपके सामने ही है, वो भी कंफ्यूज है। जब आप बताइए आंदोलन शुरू करने से पहले उनका ये बयान था कि हम सरकार से कोई बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि बातचीत का कोई मतलब नहीं है। बातचीत तो हमारी पहले हुई थी, उसके बाद सरकार ने उन चीज़ों को नहीं माना, पूरा नहीं किया, तो बातचीत करने का औचित्य क्या है। लेकिन जैसे ही बीच में आंदोलन चलता है वो कहते ठीक है जी, और वो भी अधिकारियों से बात करने के लिए राजी हो गए। एक राष्ट्रीय लेवल के नेता यशपाल मलिक जी एक अधिकारियों से बात करने के लिए राजी हो जाते हैं, ये अपने आप में कन्फ्यूजन है। तो कन्फ्यूजन तो चारों तरफ है, इसमें पिस जाट रहा है। जाट किसकी बात माने, किसकी ना माने, जाट नेताओं की माने कि सरकार की माने कि किसकी माने, तो सांगवान गुट की माने कि मलिक गुट की माने, दहिया खाप की माने, किसकी माने? देखिए वही बात है कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि सरकार से बातचीत हो उसके बाद आंदोलन हो, कुछ लोग ये चाहते हैं कि पहले आंदोलन हो उसके बाद बातचीत हो। दबाव बना रहा है। अच्छी बात है, दबाव बनाना चाहिए, आंदोलनों के द्वारा दबाव बनाया जाता है। आंदोलनों का मतलब ही ये होता है कि सरकार अगर आपकी बात नहीं सुन रही है तो अपने आंदोलन के द्वारा सरकार तक अपनी बात मुझे व्यक्तिगत तौर पर मैं पूछना चाहता हूं कि मांग आपकी एक है लेकिन आप लोगों के सुर एक क्यों नहीं है? क्यों ऐसा है कि एक समाज एक मांग, और वहां पर कोई कहता है बात करेंगे, कोई कहता है कि हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार ने जो करना था किया है, बाकी जो कर रही है हम कानून के तरीके से भी लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरा एक व्यक्ति जो कि बिल्कुल लगातार कि नहीं हम बातचीत भी नहीं करेंगे, हम फिर आंदोलन करेंगे, फिर आंदोलन करने के बीच में बातचीत कर लेंगे, फिर कहता है कि नहीं करेंगे। मतलब खुद ही समाज को एकदम से भ्रमित करके रखा है। देखिए हरियाणा के अंदर सभी खापे और सभी संगठन और सभी जाट महासभा जितनी है सब वो एक तरफ हैं, और अकेले यशपाल मलिक जी अपना संगठन लेके एक अलग तरीके से चल रहे हैं। क्यों? उसके पीछे मुझे लगता है कि नेम और फेम के शिकार है। इनको सिर्फ अकेलापन चाहिए, अपना नाम चाहिए, सिर्फ अपने जयकारे चाहिए। तो इतना समर्थन कैसे मिल रहा है? देखिए समर्थन तो किसी को भी मिलेगा। जाट समाज ऐसा भोला भाला समाज है कि इसको अभी तक यही नहीं पता था पिछले 8 साल में जहां से चला वहीं पहुंचा हुआ है, वो सिर्फ नेताओं के कारण। क्योंकि ये लोग बात क्या करते हैं, अब आप जब बात करने जा रहे हैं, जब पूरे नहीं हम भी नेता हैं, आप भी नए नए नेता बने हो, और आप अरे आपके यशपाल मलिक जी जब आए थे उनको पता भी नहीं था आरक्षण क्या है, जब तक तो हमने अलग जगह दी थी। आप उस बात को छोड़िए कि नेता है कि नहीं नेता है। नेता तो आपका क्या कह रहा है, नहीं आपका नेता क्या कहता है शुरू में, आपके नेता के बयान है, आपका नेता क्या कहता है कि हम सरकार से बात नहीं करेंगे, हमारी मांगे पता है। जब मांगे पता है सरकार से बात नहीं करेंगे, और फिर वो जाके बात करने लगते हैं। अरे जब सरकार ने अपने अधिकारियों को भेजा था तो आपको जाने की क्या दरकार है? आपके पास इतने अधिकारी नहीं है, आपके पास संगठन में ऐसे लोग बाग नहीं है जो अधिकारियों से बात कर लें, क्योंकि आपको अपने ही संगठन के ठीक है। यानी आपस में भी बहुत देखिए तलखी है, और उसके साथ साथ सरकार की तरफ से भी एक लापरवाही, हालांकि प्रवक्ता ने एडमिट कर लिया है कि हां भाई होगा। आदमियों पे इतना भरोसा नहीं है यशपाल मलिक जी को कि अधिकारियों से बात करने खुद पहुंच गए। अरे इनके संगठन में बहुत नेम फेम के शिकार है, मतलब नेम फेम के शिकार। ठीक है, रोहतास हुड्डा, प्रशासनिक लापरवाही पर पहले एक टिप्पणी कर दीजिए। जो कुछ हुआ, क्या आप लोगों तक भी कोई जानकारी पहुंची थी, मलिक गुट तक कोई जानकारी पहुंची थी? देखिए भारतीय जनता पार्टी का तो रोजाना का काम हो गया है। सीएम साहब 10 मिनट पहले कोई बयान देते हैं, उसके बाद 10 मिनट के बाद दूसरा मंत्री आएगा और दूसरा बयान देगा। इसी प्रकार से इनके प्रवक्ताओं को देखते हैं, यशपाल मलिक भी करते हैं, कहते हैं बात करेंगे, फिर कहते हैं नहीं करेंगे।
पहले जो सरकार पार्टी की कर रही है सुनिए, वही वो भी कर रहा है। पहले सरकार की सुने अतुल जी, उसके बाद यशपाल मलिक जी के बारे में बताऊंगा मैं। यहाँ पर किसी भी जाति, इसके प्रवक्ता जो भारतीय जनता पार्टी है, प्रवक्ताओं की भी अलग अलग जुबान है, जो जिस जाति का उस तरह की बात करके चला जाता। प्रवक्ता पार्टी गाइडलाइन में यहाँ कोई नहीं बोलता। राजीव जेटली जी यहाँ बैठे हैं, अगर मुझे पहले पता होता कि राजीव जेटली जी इस डिबेट में, तो मैं यहाँ नहीं आता। सच्चाई बता रहा हूँ कि इन्होंने हरियाणा की बहन बेटियों पर इन्होंने टिप्पणी की है, ये शर्म की बात है। गलत और इल्जाम ना हमें तो लगाएं। शर्म आ रही है यहाँ बैठते हुए हरियाणा भी। की बहन बेटियां और मेरी आपने कैसे बच्चियां हैं, हरियाणा मेरी की माँ बहन है, बेटियों पर टिप्पणी मेरी करी? माँ है, वो आप इस और तरीके केस से दर्ज होने वाला है इनके ऊपर। एक मिनट मुझे दूसरी बात- रोहतास हुड्डा साहब, दूसरी एक बात- भी एक सुन लीजिए, एक भी व्यक्तिगत टिप्पणी यहाँ पर मेरे इस मंच पर अभी मत करिएगा। नहीं, ठीक मैं- है, मैं आपको ऐसे नहीं चला आना जाता था, हूं, बता देते, मुझे मैं कोई आपसे- दिक्कत नहीं मैं है। उठ के चला मैं जिस जाता हूं, मुद्दे पर बात कर रहा हूं उस पर आपको बात मैं करना है उठ तो के आप चला करें। जाता हूँ, आप अगर कहते हो। नहीं, अगर आप इस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं कि नहीं, जो मैं उठ के चला प्रशासनिक जाता हूं। लापरवाही, हमारा आंदोलन है। रोहतास हुड्डा आप साहब उठ हमेशा के ये यहाँ कहते पर हैं अगर मुझे। जाना था तो आपको नहीं आना था बिल्कुल, साहब। आप मेरा पहले सीधा बताते सा मारते सवाल हैं है, यहाँ पर। नहीं आप मेरा पहले बताते सीधा सा मारते हैं सवाल यहाँ है कि जो प्रशासनिक लापरवाही है उसमें आप लोगों को क्या कोई कंफ्यूजन हुआ था? कुछ आपके यहां से भी लोग गए थे, उस पर आप टिप्पणी कर सकते हैं। हमारे यहाँ से कोई आदमी उसके अंदर नहीं गया। हमने बैठक का बहिष्कार किया था। हमने कहा था पहले अपनी जुबान कर लें, मंत्री भी और सीएम साहब भी। मंत्री कुछ बयान दे रहे हैं, सीएम साहब कुछ बयान दे रहे हैं, पूरा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी अलग अलग बयान देते हैं, जातिगत आधार पर बयान दिए जाते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी या कोई ओबीसी या दलित भाई यहाँ पर आता है तो जाटों को हर एक तरह से फेवर करता है वो, और दूसरी बिरादरी के लोग आते हैं वो जाटों के खिलाफ टिप्पणियां करते हैं। तो ना प्रवक्ताओं में, मतलब पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी जातिवाद की भावना के ग्रस्त है। पूरे मंत्री जातिवाद की भावना से ग्रस्त बांट रहे हैं, और बांटने जातीय का हिंसा काम फैलाना चाहते हैं हरियाणा में। ठीक है। दूसरे यशपाल मलिक जी की, ठीक है, नहीं रजीव हम नेताओं से नहीं मिलना ठीक है, चाहते। बताइए अशोक मलिक साहब, आप बताइए जरा प्रशासनिक हमें लापरवाही शौक पर नहीं क्या नेताओं से कहेंगे? मिलने का। देखिए, जो प्रशासनिक बता रहे गुड़गांव के अंदर दिखाई दे रहे हमारे आरएस दहिया जी, आजाद नेहरा जी और भी काफी हमारे जाट समाज के लोग वहां दिखाई दे रहे हैं। अगर वो मिलने गए थे, कोई उन्हें पता चल गया तो सीएम साहब या कैबिनेट उनको मिलना चाहिए था, उनकी भी बात सुने, क्योंकि समाज का मुद्दा है। अगर कोई इस तरह से, क्योंकि वो भी जाट ही थे और जाटों का मुद्दा चले, जाटों में चर्चा हो रही है, मिल लेना चाहिए था। तो ये प्रशासन की लापरवाही रही है या कुछ रहा, अगर वो चले गए तो मेरा तो यही कहना, मिल लेना चाहिए। मिल लेते तो ज्यादा बेहतर होता। हाँ, हो सकता बहुत है बढ़िया। थोड़ी सी बात कर लेते। इससे ये होता है चंडीगढ़ और कहीं बुलाते हो समाज के लोगों, अगर वो समाज के लोग वहां प्रमुख व्यक्ति सारे दिखाई दे रहे हैं, सभी जिम्मेवार आदमी मिल लेते तो अच्छा रहता। हमारा ठीक है, अगर कंफ्यूजन भी था तो कम से कम मिल लेते, यही कह देते कि भाई आज हमने कुछ और बात करने के लिए अपने लोगों को बुलाया है, लेकिन कंफ्यूजन हो गया। बहरहाल हम आप ही के मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, क्या कहेंगी रंजीता जी? अतुल, जब भी किसी प्रदेश में, देश में या अपने घर के अंदर कोई अनहोनी होती है तो कम से कम इस चीज को इंश्योर किया जाता है कि उससे सबक लेकर उस चीज को दोहराया ना जाए या उस चीज को रिपीट नहीं किया जाए। बल्कि जो हमारी बीजेपी सरकार है उसी चीज को बार बार दोहरा रही है। पूरा 1 साल हो गया इस मुद्दे को, ज्वलंत मुद्दे को भटकते हुए, पर फिर भी इसके ऊपर ना तो कोई सीरियसली एक्शन लिया जा रहा है, ना ही सरकार की जो मंशा है वो नजर आ रही है कि इसके प्रति सीरियस है। आज 18 दिन हो गए हैं, जाट भाई जो हैं वो आंदोलन पर बैठे हैं। मुझे एक बात बताइए, जब इनको चुना जाता है, जब ये एमएलए की सीट पर खड़े होते हैं, इनको जनता वोट देकर जिताती है, तब क्या ये शर्तें रखते हैं कि जब भी कोई मजबूरी, जब भी कोई कॉम्प्लिकेशन आएगी तो उसके लिए ये कमेटियों का गठन करेंगे और ब्यूरोक्रेट्स को आगे करेंगे? आज अगर सीएम साहब से लोग मिलना चाहते हैं, सीधी बात करना चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं और ये बहुत अफसोस की बात है। 1984 के बाद अगर हम कहें 2016 के अंदर सबसे बड़ी आगजनी हुई, सबसे बड़ा पूरा प्रदेश का नुकसान हुआ और पूरा प्रदेश जला और आज तक भी संभल नहीं पाया। उसके ऊपर दोहरी मार नोटबंदी की हुई और आज जो व्यापारी हैं वो पूरा अपना धंधा ठप करके बैठे हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा व्यापारी जो भाई हैं वो सड़कों पर आंदोलन में बैठे हुए हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ सरकार की आखिर मंशा क्या है? सरकार आपको मंशा पर शक है और आपका भी और कहना जो है इनके कि एक तरफ मंत्री जहां हैं, मसला चाहे इस धनखड़ तरीके का साहब हैं, गंभीर है, ऊपर से इस तरीके की लापरवाही और गंभीरता पैदा करती है। ढोल साहब, क्या कहेंगे आप? क्या सिर्फ जेटली साहब की इस बात को इतने सही मान लें कि जैसा सफाई दिया गया है कि भाई गलती हुई है, उसकी जांच कराएंगे, एक प्रशासनिक लापरवाही है, देखेंगे? देखिए अतुल जी, जहाँ तक जेटली जी ने बता दिया कि लापरवाही है, यहाँ तक तो मैं मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी पार्टी का सामने इन्होंने मान लिया है। समस्या मुझे जिस चीज से हुई, आज जो है दिन में विजुअल देखने को मिले। पहला विजुअल तो ये था कि जो लोग वहां पर मिलने के लिए गए, जो कि इनविटेशन पे गए थे, उन्हें एक तरह से धक्के मार के बाहर निकाला गया है। बड़ी बदतमीजी से उनके साथ में बर्ताव किया गया था और गुस्से में उनको जो है वेन्यू से बाहर कर दिया गया। मुझे ये बड़ी शर्मिंदगी वाली बात लगती है, जहाँ पर मुख्यमंत्री वहां पर मौके पर खुद मौजूद हैं
और सारे हरियाणा में एक आंदोलन चल रहा है, वहां पर कुछ लोग गए थे, यदि वे बिना बुलावे के भी गए थे तो मुख्यमंत्री से मिलने का उनके पास में अधिकार था। ऐसा कुछ नहीं है कि उनके पास में अधिकार नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री ने और जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा हुआ है कि हम जिससे भी बात करना चाहते हैं, जो भी हमसे बात करना चाहता है वो आए, हम आपके लिए बैठे हैं, हम आप बात करने के लिए स्वतंत्र हैं। अब यदि कोई व्यक्ति वहां पर बात करने के लिए गया है, यदि मान लेता हूं आपके संगठन की मीटिंग थी, 1 घंटा चल जाती, 2 घंटा चल जाती, उनके बाद इन्हें समय देना चाहिए था। और इसमें उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा इस प्रकार का जो वहां पर जो व्यवहार किया गया कतई भी जो है एक्सेप्टेबल नहीं है और निंदनीय है। ठीक है, जेटली साहब कुछ कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, मैं पहली बात तो ये बोलना चाहता हूँ, जैसा मेरे भाई हुड्डा साहब ने एक बात रखी, छोड़ दीजिए वो मसला। मैं केवल इतना बोलना चाहता हूँ, केवल इतना बोलना चाहता हूँ, हरियाणा प्रदेश की माएँ मेरी माएँ हैं, वो बच्चियां हमारी बच्चियां, वो मेरी बहनें हैं, किसी की मेरी मंशा किसी के बारे में गलत बोलने की नहीं। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि हाँ, एक बात ये आती है कि अभी जैसा डुल साहब ने कहा कि आपने उन जाट लीडर्स के साथ बात क्यों नहीं करी। हमारी एक स्पेशलिस्ट कमेटी बनी हुई है, एक कमेटी जो सरकार ने गठित करी है, और दूसरी तरफ यशपाल मलिक जी का जो बयान आता है वो ये कहते हैं कि जब कमेटी बनी है तो दूसरी जगह बात क्यों की जाए। तो यहां पे भी कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है। अगर हम वहां पर बात करते हैं तो एक दूसरे जाट लीडर कहेंगे कि आप उनसे बात क्यों कर रहे हैं। कमेटी के अंदर सभी को आमंत्रित किया गया है, कोई भी किसी भी वर्ग से क्यों ना आता हो वो कमेटी में अपनी बात रख सकता है, और उसमें स्पेशलिस्ट है, उसमें ब्यूरोक्रेट है, उसमें कानूनविद है, उसमें अपना संविधान के जानकार हैं, और उन्हें ये भी पता है। मैं अभी आपके ऊपर भी अभी आपके ऊपर आ रहा हूं, मैं केवल इतना कहता हूं, जिसने भी बात करनी है उसे कमेटी में आके करनी होती है। अब बात यह आती है, यहाँ पे 3 आयाम है। एक आयाम जिसमें जाट समुदाय के लीडरशिप है, और 2 आयाम ऐसे जिसमें 2 राजनीतिक दल हैं। दोनों राजनीतिक दल ने अब कंफ्यूजन की स्थिति कैसे क्रिएट कर रखी है वो आपको बताता हूं। अगर मैं पूछूं कि इनकी 6 मांगे हैं जो अभी तक क्लेम की जा रही, जिसमें ऑलमोस्ट सारी मांगे मान ली गई हैं, 1-2 मांगे रह गई हैं। अगर ये कहती है कोई भी राजनीतिक दल, दोनों में से इनका स्पष्ट होना बहुत जरूरी है, क्या ये कहते हैं कि उनकी कोई भी मांग जो संविधान और कानून के दायरे में नहीं आती है उसे मान लेना चाहिए? क्या ये बोलते हैं, क्या ये कहते हैं? क्योंकि अभी तक इन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट करके रखी है, क्योंकि 1999-90 से लेकर आज तक कोई इलेक्शन नहीं दे पाया। दूसरा मैं एक बात पूछता हूं, 2 प्रश्न उठाऊंगा। दूसरा प्रश्न ये है, या हमें एक और बात बता दें, ऐसा कौन सा आरक्षण का बिल माध्यम कोई इनकी चर्चा जो रही हो पहले, जो ये कहते हो कि भारतीय जनता पार्टी को वो अपना लेनी चाहिए थी जाट समाज को आरक्षण देते हुए, तो कम से कम वो वाला बिल, वो वाला नियम, वो वाली शर्त, वो वाला कानून भी यहां पर रख दें। तो मैं 2 प्रश्न है आपसे अतुल जी, इतनी गुजारिश जरूर करूंगा कि जो मांग जाट समाज की या यशपाल मलिक जी की मैं कहूंगा स्पेशली, अगर उनकी जो मांग है उस मांग से क्या ये सहमत है कि कानून और संविधान के दायरे से बाहर निकल के वो मांगे मान लेनी। ठीक है, जवाब ले लेता हूं रंजीता जी, बहुत संक्षेप में। सभी मांग जिसमें आप समझ रही होंगी कि आम माफी का मसला है, गंभीर धाराओं का मसला है, क्या आप कहती हैं कि हाँ ये सब कुछ मान लेना चाहिए? देखिए अतुल, जो इन्होंने समझौता किया था, जिस समझौते को लेकर इन्होंने पहले बता दीजिए, आप सिर्फ इतना बता दीजिए, सरकार ने कोई ऐसा समझौता नहीं किया था। मैं वही बता, सरकार ने तब भी कहा था कि जो भी संविधान के दायरे में होगा वो हम करेंगे। आप बता दीजिए क्या आप इस मांग, जो राजीव जेटली साहब का सवाल है, गुजारिश किया उन्होंने, तो हम जवाब दे दीजिए। अतुल जी, हम बिल्कुल इस चीज के साथ हैं कि कानून के दायरे में रहकर ये करे, पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि राजीव जेटली जी भी बोल रहे थे कि कांग्रेस ने ऐसा कौन सा आरक्षण दिया जिसके ऊपर चलते हम उस मॉड्यूल को अपना लें। हुड्डा सरकार ने, तो आपने आज भी हुड्डा साहब का बयान सुना है कि ना ही हमने किसी को छोड़ा और ना ही हमने किसी को छेड़ा। हमने केवल जाटों को नहीं, हमने ब्राह्मणों को भी, हमने सब जातियों को आरक्षण दिया, और आज तक ना ऐसा कलेश हुआ और ना ही आज तक ऐसे प्रदर्शन हुए, क्योंकि इनकी नीयत खराब थी। अब भी जो इन्होंने आज कल जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर यादव महासभा ने जो अपनी टिप्पणियां दी है उसमें भी उन्होंने, मैडम रोक रहा हूं, ब्रेक लेना है। डुल साहब आप भी जरा बता दीजिए, डुल साहब आप भी बता दीजिए, आप लोग तो जा भी रहे हैं समर्थन देने के लिए। ये जो बात कर रहे हैं जेटली साहब कि आम माफी का मसला, गंभीर धाराओं का मसला, आप भी कहते हैं, नेलो भी कह रही है कि हाँ कर देना चाहिए, या जैसा रंजीता जी ने कहा कि संविधान के अंदर रहकर? देखिए
देखिए अतुल जी, मैं जितनी भी मांगे हैं ना, इन मांगों के बारे में डिटेल में जो है पढ़ चुका हूं, और ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं। नहीं, आपको तो पहली पता है, आप मांग अधिवक्ता भी जैसे है जनाब, मैं इन्होंने तो की आरक्षण हाँ। की भी आरक्षण तो पिछले नहीं जी, यही कह रहा हूं ना मैं। पहली मांग इन्होंने की आरक्षण की, ये कहा कि 17 साल से कोई भी नहीं दे पाया है। मैं इनको बताना चाहूंगा, जो हाईकोर्ट के अंदर जो केस चल रहा है ना, उसकी सबसे प्रमुख चीज है वो ये कही जा रही है कि जिस रिपोर्ट के बेस पे पहले आरक्षण दिया गया था, उस रिपोर्ट के बेस पे दोबारा आरक्षण नहीं दिया जा सकता था। ये गलत है। तो क्या राजीव जेटली जी को इस बात से सहमत होंगे कि ढोल साहब एक लाइन में बता दीजिए ना कि जो नहीं, नहीं, तमाम एक मिनट, उस पर भी इनेलो का स्टैंड क्या है? बस एक लाइन में जवाब दीजिए सर, मुझे ब्रेक लेना है, बाकी और सवाल भी बहुत सारे मेहमान है। सभी कुछ बिल्कुल नहीं अतुल जी, नहीं बिल्कुल 1 मिनट के अंदर इसको कंक्लूड कर रहा हूं मैं, आप प्लीज बीच में डिस्टर्ब ना करें। बिल्कुल स्पष्ट बात है कि जिस मामले पर कोर्ट में केस चल रहा है, बैकवर्ड कमीशन का आप सर्वे करवा करके आरक्षण दे सकते हैं। आज के दिन में भी ऐसा कतई भी, और दूसरी चीज 9 शेड्यूल में डाला जा सकता है। मैं कतई भी मानने के लिए तैयार नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कर सकते। नंबर दो आम माफी की बात है। आम माफी की बात 1970, 72, 74, 1989 और ऐसे 2016 में जब पटेल आंदोलन गुजरात में हुआ था, उस समय पर भी जो है माफी दी गई है। ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर ये पहले नहीं हुआ, ठीक है ना। और दूसरी चीज ये जिन कथित गंभीर धाराओं की ये बात कर रहे हैं, मैं केवल शॉर्ट में नंबर 3 1 मिनट, जिन कथित गंभीर धाराओं की ये बात कर रहे हैं, उसके अंदर मुझे नहीं लगता कोई कांग्रेस चाहती है कि जो इन्होंने समझौता किया था, जो इन्होंने प्रॉमिस किया था, आज वो इसको बिना शर्तों के पूरा करे। आज जब उनको ऑलरेडी वो अपनी डिमांड बता चुकी है, कांग्रेस चाहती है, यशपाल मलिक साहब चाहते हैं और ढोल साहब भी चाहते हैं, यूपी के इलेक्शन भी चाहते हैं। अभी आपने कहा था रंजीता जी थोड़ी देर पहले कि संविधान के दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में भी आप कहती हैं, फिर कहती हैं कि आम माफी भी, यानी आप खुद कंफ्यूज हैं कि असल में आप क्या चाहती हैं या क्या आप संकेत दे रही हैं। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के उस पार लौटेंगे। तो सवाल यही है कि आखिर सब कुछ जब क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है और बातचीत के लिए सारे दरवाजे खुले हैं, तो बात कहां अटक रही है और क्यों अटक रही है? चलिए ब्रेक से आगे बढ़ते हैं। सवाल हमारे सामने है, रोताशुदा मैं आपसे जानना चाहता हूं, बात अटकी कहां पर है? करेंगे नहीं करेंगे, ऐसी बात होगी तो करेंगे, वैसी बात होगी तो करेंगे, क्या कर रहे हैं? देखिए अतुल जी, ये सरकार के लिए भी बड़ी विचित्र सी बात लग रही है मुझे। 19 दिन से बहुत लाखों की संख्या में छोटे छोटे बच्चे बुजुर्ग बैठे हुए हैं और सरकार इतनी असंवेदनशील बनी हुई है। दूसरी बात, राजीव जेटली जी जैसे कह रहे हैं भाई आम माफी योजना नहीं लाई जा सकती। जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई तो पूरे देश के अंदर बहुत बड़ा बवाल हुआ था। बहुत करोड़ों की संपत्ति जला दी गई थी, लोगों ने आत्महत्याएं कर ली थी, सब फूंक दिया गया था, मंत्रियों के घर तक फूंक दिए गए थे और सरकार ने आम माफी दी थी। और आतंकवादी जो देश को जला के चले जाते हैं उनको आम माफी दी जाती है, नौकरी दी। ये तो एक आम नागरिक किसी सरकार के षड्यंत्र का शिकार हो गए या ओबीसी ब्रिगेड का शिकार हो गए, तो आम लोगों के लिए आम माफी योजना लानी चाहिए, क्योंकि ये सब हरियाणा के लोग हैं, हरियाणा की जनता है और हरियाणा की ही सरकार है। तो जब सभी लोग चाह रहे हैं, सभी पार्टियां चाह रही हैं, सभी संगठन चाह रहे हैं, तो आम माफी देने में सरकार को क्या एतराज है? आम माफी की योजना लानी चाहिए। बहुत संक्षेप में मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि अगर आप आंकड़ा भी देखें, लगभग 22 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक तो याचिका ही नहीं भरी है, 8 लोग ऐसे हैं जिन्होंने जमानत के पेपर जमा नहीं कराए, 3 ने अर्जी वापस ले ली है और 11 ऐसे हैं जो जेलों में बंद है, जिनके ऊपर हत्या, डकैती जैसे संगीन एक सेकंड सुन तो लीजिए, ऐसे ऐसे मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हैं। मैं ये कहता हूं, अभी मैं अपना हुड्डा साहब की बात का जवाब ना देते हुए, क्योंकि मेरे को दो राजनीतिक दलों ने कहा है कि इसे मान लेना चाहिए, मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं, दोनों में से बाहर निकलकर दोनों राजनीतिक दल आए और ये बताएं कि जब पिछली बार जाट एजिटेशन हुआ था उसमें से कितनों के मुकदमे वापस ले लिए गए थे, और दूसरी बात यह बताएं कि जब किसान आंदोलन कंडेला में हुआ था उसके में से कितने मुकदमे वापस ले लिए गए थे, और तीसरी बात मुझे यह हुड्डा साहब से पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों के खिलाफ वो मुकदमे दर्ज हुए थे उस टाइम पर हुड्डा साहब विरोध में सड़कों पर क्यों नहीं आए थे? उस टाइम पर क्यों नहीं आए थे? उस टाइम पर छोटे छोटे बच्चे और बड़े बड़े बच्चे और एजिटेशन में बैठे लोग, तब उन्होंने ये मांग क्यों नहीं उठाई थी? और वो मुकदमे आज भी चल रहे हैं, अभी जाकर फाइनल हुए। तो मुद्दा ये है कि आप, रंजीता जी आपने कितने मुकदमे वापस लिए बताइए जाट एजिटेशन के? आप केवल इतना बताइए कितने मुकदमे वापस लिए आपने, ये बताइए मुझे। और साथ में आपके जो हुड्डा
ढोल साहब बैठे, मैं उनसे पूछता हूं, कंडेला में से कितने मुकदमे वापस लिए उन्होंने? रंजीता जी जवाब दीजिए, उसके बाद ढोल साहब, बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। रंजीता जी जो इनकी ग्रह दशा है, अरे अब मोदी जी की और इनकी पूरी की पार्टी की जो ग्रह दशा है आजकल खराब चल रही है। नहीं, कांग्रेस से तो खराब अभी फिलहाल नहीं है। जेटली जी से एक बात प्रश्न पूछना चाहता पहले हूं। इनसे देखिए, ढोल साहब उनको बोलने दिए, उनका जवाब लीजिए, मैं आपका जवाब दूंगा। एक मिनट जेटली साहब। रंजीता जी, जेटली साहब ने एक सवाल पूछा है कि पिछले एजुकेशन में कितने मुकदमे वापस लिए, आप बता दीजिए, फिर ढुल साहब बताएंगे। ठीक है अतुल जी, मुझे इनसे ये सवाल पूछना है, ये मुझसे पूछ रहे हैं कि कितने हमने मुकदमे वापस लिए। मैं सिर्फ जाट एजिटेशन की बात पूछ रहा हूं, जाट एजिटेशन में कितने मुकदमे वापस लिए, कितनी बारी हरियाणा जला है, कितनी बारी ये जाट आंदोलन एक साल तक एक्सटेंड हुआ है, कितनी बारी आपकी स्मारक दिखा दीजिए जहां पर जाके मैं उस शहीद को माला पहना सकूं जो पिछली बार जाट एजिटेशन के दौरान आज हरियाणा की जनता समझ गया मैं। जेटली साहब एक मिनट जेटली साहब, मैं समझ गया, जवाब नहीं उनके पास। ढोल साहब आप जवाब दीजिए, ढोल साहब जवाब दीजिए आप जेटली साहब के सवाल का। जी मैं सिर्फ इतना पूछता हूं, Please, कंडेला sir, के please, जेटली कितने साहब, मुकदमे एक आपने मिनट। वापस लिए थे? वो किसान थे, भोले भाले किसान। नहीं जेटली जी सुन लिया मैंने, सुन लिया। अब मेरी बात को सुनिए आप। कंडेला के दौरान जो किसान यूनियन का जो आंदोलन हुआ था, मैं इनको बताना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री ने जींद जो है बाकायदा कंडेला में जाकर के सारी की सारी उनकी मांगे मानी थी और उनकी मांगे मान करके बिल्कुल पूरी तरह से आंदोलन विड्रा किया गया था। उसके बाद में जींद वो रेस्ट हाउस में गए थे। आप किसी भी किसान यूनियन के प्रतिनिधि से कहलवा दीजिए कि कोई भी ऐसी मांग जो उस समय पर यूनियन की तरफ से हो जो मानी ना गई हो। ठीक है, मुकदमे जो है, कोई भी मुकदमा इस समय पर पेंडिंग नहीं है, मुकदमा कोई भी पेंडिंग नहीं है। मैं इनको बताना चाहूंगा उस समय के जो कोई आपने कितने वापस ले लिए थे? केवल मैं इतना तो आपने भी 14 साल मेरी बात सुनिए जी, आप जेटली साहब मेरी बात सुनिए। मैंने जो कहा है, मैंने क्या कहा है, की मांग है तो इसलिए बीच में मत काटिए आपको। ठीक है। अब मैं हुड्डा साहब आपको समय दे रहा हूँ, बहुत संक्षेप में अपनी बात पूरी रखिए, बात उसके बाद मैं जाऊंगा सुनिए। यहाँ पर मलिक साहब के पास और दलाल साहब के पास। मैं जेटली साहब से एक बात पूछना चाहता हूं। पिछली फरवरी के दौरान रविंद्र नांदल और प्रदीप राठी को चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई, लगभग 300-400 लोगों के द्वारा। क्या उनमें से किसी गिरफ्तारी हुई? गिरफ्तारी नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? क्या उनके ऊपर 302 केस नहीं बनना चाहिए था? जिन जाट धर्मशालाओं में आग लगाई गई, छोटराम की गर्दन से खेला गया, और जिन जाट धर्मशालाओं में आग लगाई गई उनमें 30-40 लोग मौजूद थे, उनको मारने का प्रयास किया गया। क्या उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई? क्यों नहीं हुई उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज? केवल जाति का नाम पूछ करके जातिवाद की भावना से ग्रस्त होकर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, रविंद्र नांदल और प्रदीप राठी की जो हत्या हुई, उनके हत्यारे कहां ठीक है, घूमे? जेटली साहब इसका जवाब आप बाद में दीजिएगा। अशोक मलिक साहब आपके पास, उसके पहले दलाल साहब मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो इस वक्त स्थिति है, मुकदमों की बात है या फिर जो माफी की बात हो रही है, यानी जो मांगे हैं उसको लेकर अलग अलग जो आपका गुट है, जैसे आप सांगवान गुट को रिप्रेजेंट करते हैं, आपका क्या कहना है? क्या आप भी इसी को उसी तरीके से देखते हैं जैसे यशपाल मलिक जिस चश्मे से देख रहे हैं, उनका कहना है कि हाँ होना ही चाहिए तभी बात होगी? देखिए, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है और सरकार, पिछली सरकारों ने बहुत कुछ किया भी है। जब इनकी तरफ कोई बात बढ़ती है तो तब इनके सारे रास्ते निकल जाते हैं। जहां तक इन राजनीतिक दलों की बात है तो हमारे जाटों के लिए तो ये तीनों ही राजनीतिक दल कभी काम नहीं आए, क्योंकि पहले कांग्रेस थी, 6 साल कांग्रेस ने हमारा सत्यानाश किया। उसके बाद फिर ये आगे, क्योंकि अब जाके थोड़े से चौटाला साहब आए हैं, ये पिछले 6 साल में आ लेते तो ये आंदोलन इतना लंबा चलता ही नहीं। आज वो जुड़ के, चलो बहुत अच्छी बात है, 8 साल बाद आए, वरना तो इन्हें ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले चौधरी देवीलाल जी ने, जब मास्टर हुकम सिंह मुख्यमंत्री थे, तब आरक्षण जाटों को दिया था, और उसके बाद जब चौधरी भजन लाल आए तो उन्होंने जाटों को और 5 जातियों को बाहर निकाल दिया था। वो गुरनाम सिंह आयोग की रिपोर्ट में उसके आधार पे दिया था। जब वो छीन लिया, उसके बाद चौटाला साहब की भी सरकार रह ली, कभी जाटों को आरक्षण नहीं दिया। उसके बाद कांग्रेस की 10 साल रह ली, 6 साल तक तो ये कांग्रेस वाले हमसे मिले ही नहीं। उसके बाद फिर चौटाला साहब ने कहा, जब ये आरक्षण की आंधी चल रही थी, कि भाई आर्थिक आधार पे मिलना चाहिए, और जो भी 27% है उसमें कोई ओबीसी में छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ये तब तक हमें वहां तक घुमा, अगर ये उसी समय समर्थन कर देते तो ये 8 साल जाटों को आज ये हालात देखने नहीं पड़ते। अब रहेगी भी बीजेपी की बात, तो बीजेपी को भी आए हुए 2.5 साल हो गए, जबकि ये वादा करके आए थे और जाटों ने इनको समर्थन दिया था, और प्रधानमंत्री मिल लिए, गृह मंत्री राजी है, तीनों राजनीतिक दल राजी है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राजी है, सब कुछ राजी है। हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि जाटों को आरक्षण मिल क्यों नहीं रहा। चलो इन्होंने दिया भी, बहुत धन्यवाद इनका, लेकिन वो जाके फिर वहां अटक गया,
कोर्ट के अंदर, आज 40 तारीख के जाट भुगत रहा है, उसके बावजूद भी अभी हमें उम्मीद नहीं है कि मिल भी जाएगा, क्योंकि अब इन्होंने अटका दिया, जो मिलेगा तो 9वीं सूची में भेजेंगे, चलो उसको भी छोड़ दीजिए। अरे कम से कम जो आपके हाथ में है उसे तो आप 1 साल में निपटा सकते थे, जो हमसे वादा किया था, खापों से वादा किया था, हमसे वादा किया था। देखिए आंदोलन बहुत सही समय पे हुआ है, आंदोलन होना भी चाहिए, लेकिन सिर्फ आंदोलन में हमारे और यशपाल मलिक के बीच में जो मतभेद है वो सिर्फ थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, क्योंकि उनकी भी वही मांग है, हमारी वही मांग है। हम चाहते थे कि बातचीत के द्वारा हल निकल के, अगर नहीं निकलता तो आंदोलन करने जाए, और इन्होंने क्या किया कि आंदोलन करके फिर बातचीत कर रहे हैं। सिर्फ इतना फर्क है, मांगे वही है जो यशपाल मलिक की है, वही हमारी है। इससे भी तो थोड़ी सी स्थिति नहीं, इससे स्थिति ये है, मैंने जैसे आपको पहले बताया, यशपाल मलिक जी का शुरू से ही आप उठा के देखेंगे तो वो नेम फेम में रहे हैं, तो नेम फेम वाला आदमी ये चीजें करता रहेगा, वरना तो जहां सारे हरियाणा की खापें, सारे संगठन इकट्ठे हों और एक आदमी अपनी ढपली अलग बजा रहा हो, तो जाट समाज को भी पता है कि वो क्या कर रहा है। ठीक है मलिक साहब, इसमें एक बात और जोड़ना सभी खापें करने में मौजूद हैं। हाँ देखिए, वो बात आपकी सही है, वो बात आपकी सही है। जाट के अंदर यही भावना तो होती है कि इसे कोई भी कह दे आके भी तेरा भला होगा, उसे ये नहीं देखता कि मेरा भला होगा कि नहीं होगा, वो सिर्फ ये देखता है कि भाई कह रहा तो हो ही जाएगा। यही तो भोला जाट हरियाणा का, यही तो 8 साल, अगर ऐसा नहीं होता तो 8 साल नहीं होते। हरियाणा का हर आदमी भोला है। ना, हरियाणा का हर आदमी भोला नहीं है, हर आदमी तो चालाक है, और दूसरी जातियों को लगा लो आप, वो चालाक नहीं होते तो हमारे अगेंस्ट कैसे खड़े हो जाते, जब आज तक हम किसी के अगेंस्ट खड़े नहीं हुए। सरकारों ने सभी जातियों को दिया, नहीं सरकारों ने पहले ने भी और अभी भी सभी जातियों को दिया, जाटों ने किसी का विरोध नहीं किया। पहुंच रही है 36 बिरादरी भी नहीं, एक मिनट और लूंगा, ये जो 36 बिरादरी जो पहुंच रही है ना, ये तभी हम कहते हैं जाटों का आंदोलन नहीं है, ये 36 बिरादरी का आंदोलन है। पहली बात तो ये जाटों को बदनाम करने के लिए, क्योंकि कोई ना कोई 36 बिरादरी में से ऐसा काम कर जाएगा और उसका इल्जाम जाटों पे आएगा, तो इसे जाटों का आंदोलन ना कह के इसे 36 बिरादरी का कहना चाहिए, और इसे सभी राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त है, तो ये राजनीतिक आंदोलन है, ना कि जाटों का आंदोलन। ठीक है मलिक साहब, बहुत संक्षेप में सर आप अपनी बात रखें, फिर फाइनल कमेंट की तरफ जाऊंगा। देखिए, जो सब मेरे भाइयों ने जो बात कही है, बिल्कुल बात ठीक, हमारी मांग है सारी है भाई, सब होना चाहिए, वापस होना चाहिए। जैसे पीछे भी हम देखें फूलन देवी जैसी जो डाकू थी, उनके भी मुकदमे माफ हुए, कितने ही देखें 302 ये करे 307 पर अटक, ये बात कुछ नहीं अटक दी सरकार के लिए। पिछले इतिहास को उठा के देखे तो सब कुछ हो सकता है, और हमारी भी ये निवेदन है कि भाई जितनी हमारी मांग है, हमारे को आरक्षण मिल जाए, ये सारी मांग हमारी होनी चाहिए। और रही पिछली सरकार वाली बात, पिछली सरकार में भगत सिंह जी ने कहा न किसी को छेड़ा न किसी को छोड़ा, लेकिन छेड़न छोड़ेंगे उसमें जाट पिछता उस टाइम से आ रहा है। अगर पिछली सरकार हमारे को 27 में शामिल कर जाती तो आज ये इतने 31 बालक जो जाने गए हैं, जान माल का नुकसान नहीं होता, सच्चाई तो ये है। लेकिन पिछली सरकार में जब हम मिलते थे, हुड्डा साहब कहते थे भाई सुरजेवाला आपका ड्राफ्टिंग कर रहा है, और सुरजेवाला ने ये सारा हमारा जो सत्यानाश किया है, ये सुरजेवाला की देन है, उसकी कलम से हमारे को पिछले 6-7 जातियों को और अन्य जातियों को जो दिया गया है, और लोगों ने तो मांगा ही नहीं, बिना मांगे उनको दे दिया। आज भी वो लोग नहीं मांग रहे, आज भी, लेकिन ये सरकार देने लगी। जब पिछलों ने इतराज उठा दिया कि न छेड़ा न छोड़ा, तो ये क्यों छेड़ते छोड़ते। तो अब जो धनखड़ साहब बोल रहे थे, थोड़ी बार पहले कह रहे थे भाई पिछली जैसे दिया हमने दे दिया, पिछली मनसा ठीक, तो हर सरकार की मनसा जाटों के प्रति गलत रही है, हमारे को दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर इस सरकार की मनसा सीएम साहब से मिलते हैं, मिलने जुलने में हम चाहते हैं मिलने जुलने से हल निकल जाए, बहुत बढ़िया बात है, किसी का जान माल का नुकसान ना हो। सही बात है। सीएम साहब से जब मिलते हैं उनकी बातों में विश्वास होता है कि वे बहुत बढ़िया ये कर रहे हैं, लेकिन जाटों के मिलने के बाद ऐसी कौन सी लॉबी है उनके जो घेर लेती है कि फिर सीएम साहब को भी गुमराह कर देते हैं और फिर उनके भी सुर बदल जाते हैं। तो हमारे को शंका ये है कि है कौन इसके पीछे, कौन षड्यंत्र काम कर रहा है, पता कराइए, तभी जरूरी हल निकलेगा। ठीक है, अब फाइनल कमेंट की तरफ जाएंगे। ढोल साहब, मैं आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगा। सवाल मेरा यह है कि एक तरफ बातचीत मंथन भी चल रहा, उसके बाद फिर पुरानी सरकार, ये पुरानी सरकार ठीक है, और जो भी हुआ नहीं हुआ, इससे क्या संकेत मिल रहा है? धनखड़ साहब ने जो कहा या जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, क्या संकेत मिल रहा है? अतुल जी, संकेत बिल्कुल स्पष्ट है। सरकार जो है इस समय पर नियति इनकी बिल्कुल भी साफ नहीं है। पुरानी सरकार के दौरान जितने भी आंदोलन हुए, सभी आंदोलनों के दौरान सरकार का जो है आंदोलनकारियों से समझौता हुआ है, और जो भी समझौता जिस भी टर्म पे उस समय पर बातचीत हुई है उनको जो है सरकारों ने पूरा किया है। ये अपने समझौते से भागना चाहते हैं, ये बात भी नहीं करना चाहते। आम माफी की बात कर रहे हैं, मैं आपको कोट कर रहा हूं, ऑन एयर कोट कर रहा हूं, सेक्शन 321 है सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। सरकार के पास में अधिकार है
किसी भी पेंडिंग मुकदमे का जिसमें निर्णय नहीं आया उसे वापस ले सकती है किसी भी स्टेज पर। तो ये संवैधानिक प्रोविजन है, तभी ये डाला गया है। और चाहे मैं ये जैसे ये कोट किया गया था, चाहे वो नक्सलवाद के लोग हों, चाहे वो किसी भी प्रकार से डेकोइटी का मध्य प्रदेश में जब समाप्त किया गया, ये तो हम आम नागरिक है, हरियाणा के आम नागरिकों से एक जो है एक आंदोलन के दौरान पे कुछ गलतियां हुई हैं, ऐसा कोई कारण नहीं है ये नहीं कर सकते। मैं इनको जेटली जी को हजारों दे सकता हूं रेफरेंस, जहां पर 302 के मुकदमे के अंदर भी सरकार ने प्रोसिक्यूशन। चलिए, यानी इन्हें लोग कहती है, इन लोग का मानना है कि होना चाहिए, इसके लिए संवैधानिक प्रावधान भी है तो कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मंशा नहीं है। रंजिता जी, बहुत संक्षेप, मैडम बहुत सारे मेहमान है, वक्त मेरे पास कम है, फाइनल कमेंट आपका। देखिए, अतुल जी अभी सांगवान जी कह रहे थे कि पिछली सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया। जनाब, हम आपको अलग से 10% आरक्षण देकर गए हैं। हुड्डा साहब की मंशा कभी ये नहीं थी कि जाटों को आरक्षण ना दिया जाए। सबसे पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं। और जहां तक कि प्रेजेंट सरकार की बात है, आज जब यादव महासभा का वहां पे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई तो उन्होंने इनकी प्ली यही दी है कि 17 मार्च 2015 को जो एक केस था जिसकी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी रामवती सदस्य की, उसकी जजमेंट को कंसील किया गया। इसकी वजह से अगर वो कंसीलमेंट उस टाइम ना की जाती तो ये आरक्षण दे ही नहीं सकते थे। इन दो प्लियों की बेसिस पे वो आज भी अपनी जो सरकार है अपना प्ली पूरा नहीं कर सरकार में आएगी तभी मिलेगा आरक्षण, क्योंकि आपकी की मंशा ठीक है। ठीक है मैडम, रोक रहा हूं आपको माफी के साथ, वक्त नहीं है मेरे पास। बताइए दलाल साहब, आपका फाइनल कमेंट सर, बहुत संक्षेप में सर। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, इन राजनीतिक पार्टी जो भी है फिलहाल, उनको तो जाट आरक्षण पे बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। अगर अभी मौजूदा जो सरकार है उससे आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड जाटों के प्रति ठीक रहा है। जैसे आपने राजस्थान में दिया है, आपने उत्तर प्रदेश में दिया, आपने दिल्ली के अंदर दिया। आपसे जाट समाज की तरफ से हम हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं। वैसे तो जाट कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ता, लेकिन आगे कोई ऐसा आंदोलन ना खड़ा हो जाए जिससे जान माल का नुकसान हो, तो हम तो सिर्फ सरकार से यही कहना चाहते हैं जितनी जल्दी से जल्दी हो उनकी इन मांगों को पूरी करें और ईमानदारी से, क्योंकि हमें आपके ऊपर भरोसा है, जाटों को भरोसा है और आप कर सकते हैं और आपका ट्रैक रिकॉर्ड सही रहा है पीछे का, इसलिए आप पे भरोसा है। वरना तो साफ मना कर दो क्यों जाटों को करना चाहिए। आपको लगता है करना चाहिए, ट्रैक रिकॉर्ड इनका ठीक है आप लोगों के प्रति, तो अब करना चाहिए क्योंकि इन्होंने वादा भी किया है। वादा भी किया। रोता जी फाइनल प्रधानमंत्री ने जो वादा किया, बिल्कुल, गृह मंत्री के घर पे मुलाकात हुई, आश्वासन मिला। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये जाटों की बात छोड़ दीजिए, कम से कम अपनी प्रधानमंत्री की इज्जत रख लो, आप गृह मंत्री की इज्जत रख लो, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की इज्जत रख लो, अपने जो अगर नहीं करना था तो पहले ही बोलते, हरियाणा के जो मंत्री है उनकी इज्जत रख लो। ठीक है, किसी की तो रखो। हुड्डा साहब, संक्षेप में फाइनल कमेंट आपका। देखिए अतुल जी, मैंने तो 2 प्रश्न पूछे थे, जेटली साहब उनका जवाब नहीं दे पाए कि वे रविंद्र नांदल और प्रदीप राठी की जो हत्या हुई और बहुत से केस ऐसे हुए जो धर्मशाला में आग लगाई गई, जहाँ आदमियों में भी आग लगाने की कोशिश की गई, वो सब ये अपराधियाँ बाहर घूम रहे हैं। बुद्धराम सुखपुरा चौक का जिसने आती हुई ट्रेलियों पर खुलेआम फायरिंग करी थी, वो आदमी बाहर घूम रहा है। राहुल जैन जिन्होंने हिंसा करवाई रोहतक के अंदर, वो बाहर घूम रहा है। अनेक ऐसे मैं उदाहरण देता हूँ, सैकड़ों लोग यहाँ पर भी ये कर सकते हैं आपका जो बाहर घूम रहे हैं, तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की, जानबूझ कर जातिवाद का वो किया गया। लेकिन आज भी हम चाहते हैं कि सरकार सब बातों को छोड़कर, सब बातों को भूलकर आगे बढ़े और आम नागरिक को माफी दे। ये आंदोलन बहुत ही शांतिपूर्ण चल रहा है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, शांतिपूर्ण चल रहा है और वाकई इस बार एक मिसाल डिमांड पूरी होती है किसी प्रकार की। ठीक है, ढुल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं सर, बहुत संक्षेप में। लेकिन नहीं, मैं आऊंगा सर, आऊंगा मलिक साहब, आऊंगा। जी, मैं ये कह रहा था, इनको एक एफआईआर का नंबर लिखवा रहा हूँ अतुल जी, एक एफआईआर का नंबर कोट कर रहा हूँ ऑन एयर। एफआईआर का नंबर है 60, तारीख है 25/2/2016। अपराधी का नाम बंसीलाल विज, माननीय मुख्यमंत्री के बहुत क्लोज है। जब भी मुख्यमंत्री जी रोहतक जाते हैं, स्टेज पे बैठते हैं, उनके ऊपर आगजनी का आरोप था। खेत में जाकर के बाकायदा क्रैशर को आग लगाई। एफआईआर बाय नेम है। आज तक 1 साल पूरा हो गया, उसको पुलिस ने हाथ नहीं लगाया। ये ऑन एयर कोट कर रहा हूं मैं। ये मंशा इनकी जो है ना सरकार की, बिल्कुल स्पष्ट है लोगों के सामने, और ये हमें ना बताएं कि क्या करना है, हम जानते हैं हमारे। ठीक है सर, मलिक साहब फाइनल कमेंट आपका सर, बहुत संक्षेप में, फिर कंक्लूड करेंगे। आपने जो कहा बिल्कुल ठीक बात है। ऐसा ही एक हादसा गुड़गांव के अंदर पिछले दिनों राव नरबीर ने जातिवादी का जहर घोल गए। हंसराज राठी का मामूली झगड़ा था एक उसके पड़ोसी के यादव के साथ, और पूरे परिवार पे 307 लगवाने का काम किया, और उसकी 456 नंबर एफआईआर है। मैं बता देना चाहता हूँ, आज तक उस पे कार्रवाई नहीं होने दे रहा, अब भी नहीं होने दे रहा। तो ये बताइए, ये जो
जो कुछ रोशन लाल आर्य जैसे तो वैसे बोलते हैं, लेकिन जो ये नरवीर जैसे जो नेता हैं जो गुड़गांव के अंदर के हमारे समाज के लोगों को जो है ना इस तरह से पीछने का काम कर रहे हैं, सरकार उन कहीं और भी ध्यान दे, कहीं और बड़ी कोई बात घटना ना घट जाए, इन जैसे मंत्रियों पर अंकुश लगाए, ये हमारा कहना है। और हमारी जो आज धरने में जो हमारे भाई बैठे हैं, बिल्कुल ये धरने में जो बैठे बिल्कुल इनकी यही मांग है, सबके केस माफ होने चाहिए। यशपाल से हमने कोई लेना देना नहीं, लेकिन स्थानीय जो लोग हैं हमारे हरियाणा में भी सक्षम लोग हैं, उनको बुलाए सरकार। यशपाल राष्ट्रीय स्तर का नेता है, जब राष्ट्र में कोई बात होगी तो उससे बात कर, लेकिन जो धरनों में बैठे स्थानीय जो लोग हैं प्रदेश उनको बुलाना चाहिए। और एक मेरी और निवेदन है, सेंटर का जो है ओबीसी का पद खाली हो चुका है, वहां एनसीबीसी आयोग के चेयरमैन को ओबीसी का नहीं होना चाहिए, गैर ओबीसी लगाना चाहिए, चाहे SC/ST हो चाहे जर्नल हो, वो पद भी बढ़ना चाहिए। सरकार से हमारा ये भी अनुरोध, और एक मेंबर उसमें जाट लेना चाहिए जो वो कमेटी है, ताकि हमारे को न्याय मिल जाए सेंटर के लिए भी। डिमांड में है हमारी, ठीक है जेटली साहब कंक्लूड करेंगे बहुत संक्षेप में। लेकिन देखिए बहुत सारी कंफ्यूजन हो गई, जब मैं कंडेला की बात कहता हूं तो कहते हैं कि वहां की बात मत कीजिए, लेकिन अब कहां गुड़गांव और कहां तक हम चले गए हैं। अब बात एक सेकंड अब आप बात को अगर जाट आरक्षण तक ही रखना है तो जैसा अभी दलाल साहब ने भी बताया कि इतिहास उठा के देखिए, जितने राजनीतिक दल बैठे इनमें से एक भी आगे निकल कर आ रहे बताए कि कहीं पर आरक्षण दिया किसी भी प्रदेश में, केवल भारतीय जनता पार्टी। मौजूदा में बताओ, मौजूदा में सरकार क्या चाह रही है जाट? मौजूदा में आप सुन लीजिए, उड्डा साहब सुन लीजिए, केवल ये बोलना चाहता हूं, लेजिस्लेशन पावर किसने दिखाई? पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने, पहले कोई नहीं लेके आया। 60 विधायक थे। अब मैं बता रहा हूँ, जल्दी आप बोले, मैं एक मिनट शॉर्ट में बता रहा हूँ। जो वकील इस केस को लड़ रहे हैं वो वकील भी पूरे जाट समाज के कंसेंट के साथ रखे गए हैं, उसके ऊपर सभी जाट समाज के भाइयों को भरोसा था, इसीलिए उनको एक सेकंड वकील साहब अच्छी बात है। तीसरी बात, अभी मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितनी भी मांगे थी, मुआवजा देने की मांग थी मान ली, नौकरी देने की मांग थी मान ली, आम माफी मैं बताता हूं आपको, आम माफी में जितने भी आंदोलनकारी हैं उनकी रिहाई की मांग भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मान ली। हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि आप केवल जाट एजिटेशन, क्योंकि जाट समाज के लोग अरे सुन तो लीजिए एक मिनट उड्डा साहब, अगर हम कहते हैं इतनी होनहार, इतनी शूरवीर, इतनी देशभक्त कौम क्या किसी का घर जला सकती है जाकर? क्या किसी की हत्या कर सकती है जाकर? अगर नहीं कर सकती है तो कम से कम ऐसे लोगों को आप साथ मत दीजिए। आंदोलनकारियों को एक एक को छोड़ा जाएगा, लेकिन जिन्होंने किसी के घर जलाए हैं वो जाट समाज के कैसे हो सकते हैं? जिन्होंने किसी की क्या कार्रवाई, जिन्होंने जाट धर्मशाला में आग लगा दी, किसी भी जाति का 31 मौतों जिम्मेदार राजकुमार सैनी खुलेआम घूम रहा है। बीच में नहीं बोला, अरे 31 मौतों का जिम्मेदार राजकुमार सैनी खुलेआम घूम रहा है, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? गुमराह कर रहे हैं, मौतों के सौदागर हैं बोल रहा हूं आप लोग, चाहे वो किसी भी मौतों पर राजनीति करने वाले लोग हैं, जातियों में बांट कर राजनीति करने वाले लोग हैं, देश की राजनीति करने वाले लोग। अच्छा सारी बात छोड़ो, प्रदेश की जनता सारी बात छोड़ो, अगर उसने कोई जिन लोगों ने गोलियां चलाई, 400 लोगों को गोदा गया, वो गिरफ्तार क्यों नहीं किए गए? इस बात का जवाब दीजिए। सारी बात छोड़ो, जेटली साहब एक बात बता दो कि राजकुमार सैनी पे कोई कार्रवाई सरकार करेगी कि नहीं करेगी? जो 31 मौतों का अरे रुक जा यार, देखिए मेरी बात सुनिए, बहुत सारे लीडर ऐसे हैं, ऐसे भी लीडर इस प्रदेश में, मैं तो कहता हूं हुड्डा साहब को कल रोहतक में बैठना चाहिए, जिन्होंने कहा मैं बिलों में मार मार के घुसा के मारूंगा। अरे क्यों नहीं बैठे आप उनके खिलाफ? अभी तक ये तो बताइए क्यों नहीं बैठे उनके खिलाफ? कौन कर रहा है? ये दीपेंद्र हुड्डा ने जब बात रखी, आप क्यों नहीं बैठे उनके घर के बाहर? राजकुमार हम राजकुमार सैनी की बात कर रहे हैं, मौतों के जिम्मेदार है राजकुमार सैनी की बात कहते हैं, 36 बिरादरी की बात कहते हैं, आपका हक बनता है कि आप, अरे सरेआम लोगों को मार दिया गया, ठीक है जेटली साहब एक मिनट, बहुत अच्छी बात है। देखिए कुल मिलाकर जाट बिरादरी, जैसा खुद यहाँ पर दलाल साहब ने कहा है कि जाटों हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ हमें लगता है कि बेहतर है, लेकिन हमसे जो भी समझौता किया गया था, जो हमें आश्वासन दिया गया था, साल भर का वक्त बीत चुका है और लगातार धरना भी जारी है।
एक पक्ष हो सकता है कि पहले आंदोलन, उसके बाद साथ साथ बातचीत। दूसरा पक्ष हो सकता है कि वो कह रहा है कि हम पहले रणनीति समझ लें, उसके बाद आंदोलन की नौबत आएगी तो करेंगे। लेकिन सरकार को करना है। इसी सरकार ने भरोसा दिया था, आश्वासन दिया था, तो आखिर कहां बात अटकी है, ये स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं हो पा रही है। इसलिए मामला फंसा है। अब देखना होगा कि हल कैसे निकालते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका, हुड्डा साहब आपका, दलाल साहब आपका, जेटली साहब आपका और रंजीता मेहता जी आपका और ढोल साहब आपका। कुल मिलाकर देखिए यहाँ परिस्थिति जिस तरीके से है वो अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हल निकालने की कोशिश सरकार कैसे करेगी, इसी का इंतजार होगा। नमस्कार।